जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आइए आज की क्लास की शुरुआत किया जाए एक छोटी सी पंक्ति के साथ। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। आइए मेरे दोस्त, आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। यह बिहार स्पेशल का PYQ का ये जितने भी वीडियो है, बिहार स्पेशल का PYQ है, पार्ट 4 ही है। और यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट है, आप वॉच कर लीजिएगा। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात का ख्याल किया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है? 1942 में जयप्रकाश नारायण 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? 1942 यानी आजादी से पहले। उस समय बात किया जाए तो बिहार और झारखंड एक साथ था, तब की बात की जा रही है। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों को प्रश्न करने का जो तरीका है, अंदाज है, थोड़ा सा अलग है। अब आइए उसी अंदाज की शुरुआत करते हैं। ये तो आंसर जान गए हम लोग कि 1942 में, लेकिन हम लोग करेंगे अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आइए उसकी शुरुआत किया जाए। तो भाई ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ओके, लेकिन बाद में वो जेल को फांद कर भाग गए थे। अब आ जाइए, और ये घटना कब की थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आंदोलन चल रहा था। ओके, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण नारा है, वह नारा है, उस नारे का नाम याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति। तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया भाई? तो जयप्रकाश नारायण। ओके, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था बाउल। याद रखिएगा, क्या नाम था? बाउल। ये भी पूछा गया प्रश्न है। इनके बचपन का नाम बाउल था। ओके, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म की यदि बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 1902 में, और मृत्यु जो है 1900, ये दिवंगत हो गए थे 1979 में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था इन्होंने, कब दिया था? तो 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था इन्होंने? 5 जून 1974 को। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। और यह आंदोलन, यह क्रांति छात्र आंदोलन के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुआ इस आंदोलन को। इनके सम्मान में ही पटना में हवाई अड्डे का नाम रखा गया, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां पर है? तो पटना में ही है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और संपूर्ण क्रांति का नारा कहां पर दिया था? तो पटना में दिया था। ये बातें इसलिए इनके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है जयप्रकाश नारायण, यह लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। लोकनायक। तो यदि लोकनायक किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। अब आगे की कहानी समझते हैं मेरे भाई, चीजों को समझा जाए, सुना जाए, सीखा जाए। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की यदि बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वह भारत रत्न है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था
कब मिला था भाई? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। कब मिला था? 1999 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। हाँ, एक बात और याद आ रहा है, 1942 की बात आई तो एक बात और याद आ रहा है, इसे आप जानना चाहिए आपको। जयप्रकाश नारायण ने एक संगठन की स्थापना किया था, इसका नाम रखा गया था आजाद दस्ता, और ये नेपाल में किया गया था इसकी स्थापना। और कब किया गया था? तो ये 1942-43 में। तो आजाद दस्ता कौन? तो जयप्रकाश नारायण। इन बातों का ख्याल रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह हजारीबाग कहां पर है? तो अभी फिलहाल झारखंड में है। ये आजादी से पहले की बात है तो बिहार और झारखंड एक साथ था। आप जैसा कि जानते हैं कि झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। ओके, एक नया राज्य बना। आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है। यह अन्य 9 जिलों से टच करता है। पटना जिला जो है 9 जिलों से टच करता है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ये रांची की बात की जाए तो रांची आप जानते ही हैं, झारखंड की राजधानी है। ओके, आइए अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ एक बात और ख्याल रखिएगा, तब तक आप बताइए प्रश्न का जवाब एक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तब तक थोड़ी देर के लिए, कि इनको तो आप समझिए संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1919 में मिला था जयप्रकाश नारायण को। लेकिन आपको ये बताना है कि भारत रत्न, कमेंट में बताइए कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी और साथ में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ये 2 बात आप कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि किसका कमेंट, किन किन मेरे भाइयों का कमेंट आता है, मेरी बहना। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग, मेरी बहना। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह पटना में हुआ था। पटना में कब हुआ था भाई? तो 22 दिसंबर 1616 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था तेज बहादुर, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन, टोटल कितने गुरु हुए सिख धर्म में? तो 10। ओके, और गुरु तेज बहादुर के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो ये एक बात ख्याल रखिएगा, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किस चीज की? खालसा पंथ की। अब एक बात ध्यान दीजिए, सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब आ जाइए सिख धर्म से संबंधित कुछ बातें समझ लीजिए। सिख धर्म के प्रवर्तक यानी प्रथम गुरु की बात की जाए तो कौन थे? तो गुरु नानक देव। कौन थे भाई? गुरु नानक देव प्रथम गुरु नानक थे। अब ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे समझेंगे भाई। और सिखों के जो दूसरे गुरु हैं उनका नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव की बात की जाए तो इनसे संबंधित ये सिखों के दूसरे गुरु हैं, और इनकी बात याद रखिएगा, ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। कौन? गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। वहीं पर आ जाते हैं सिखों के चौथे गुरु, सिख धर्म के चौथे गुरु यदि बात करें तो गुरु रामदास। यदि हम लोग गुरु रामदास की बात करें तो यह अमृतसर की स्थापना किए थे। अमृतसर जो शहर है जहां पर गोल्डन टेम्पल है उसकी स्थापना किए थे, उस शहर की। और इसके बाद यदि सिखों के 5वें गुरु की बात की जाए तो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण करवाया था।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इतनी बातें सिख धर्म से संबंधित आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। रामदास चौथे गुरु, इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था। और अर्जुन देव जो है स्वर्ण मंदिर का स्थापना किए थे या बनवाए थे। ओके, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, अपने आप में अच्छा प्रश्न है ये। आइए इसे खंगालते हैं। तो भाई इस प्रश्न को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए सभी के काल, टाइमिंग। तो शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। जब तक पूरे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले सबसे अंत में कौन सी घटना हुई नहीं बता पाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं और इनकी स्थापना जो है इनका राज्याभिषेक 321 ईस्वी में हुआ था। मैं क्षमा चाहता हूं, ईसा पूर्व BC। और यदि इसके अलावा बात किया जाए तो इनका जो कार्यकाल रहा 321 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक इनका रहा। यानी राज्याभिषेक कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित था। ओके, आइए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो देखिए अशोक के बारे में समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार। और यदि बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार का बात किया जाए राज्याभिषेक तो लगभग जो है 297 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में इनके पिताजी का देहांत हुआ। लेकिन राज्याभिषेक करने में कुछ समय गुजरा, 2 महीना 4 महीना, तब तक 297 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 298 ईसा पूर्व भी रहता है। तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा। उसके बाद अशोक जो है, अशोक गद्दी पर बैठे। और अशोक गद्दी पर जब अपने भाइयों का माना जाता है कि अपने लगभग जो भाई थे उनका वध करके 273 ईस्वी में राजा तो बन गए जल्दीबाजी में, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ। इनका राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ लगभग। अशोक का राज्याभिषेक लगभग कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अब एक बात समझिए, इसके अलावा यदि हम लोग चीजों को समझेंगे और सीखेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ? शब्द क्या है? कलिंग युद्ध। इसका भी कलिंग विजय पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कलिंग विजय कब हुआ? तो कलिंग विजय की यदि बात करें तो भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, कलिंग विजय जो है राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुआ। और यहीं से अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये कब रहा? 261 ईसा पूर्व। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। मेगास्थनीज का भारत में आगमन कब हुआ? तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और एक बात का ख्याल रखिएगा, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये कब आया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ओके, तो ये सब कुछ तो हम लोग लगभग कर लिए। ईसा पूर्व की यदि बात किया जाए तो सब कुछ डाटा तैयार कर लिए, सबका टाइमिंग जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक चीज देखिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अशोक का राज्याभिषेक जो है 277
और ये वाईसीटी, देखिए मैं, ये तो मेरा पीडीएफ है नहीं, और ये वाईसीटी पब्लिकेशन का मैं करा रहा हूँ, क्या बोला जाए, PYQ। तो इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व में नहीं हुआ तभी। अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था अच्छे तरीके से। ओके, हाँ, लेकिन वो गद्दी पर बैठ गया था 273 ईसा पूर्व में ही, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखा जाए तो अब इसमें से बोला जा रहा है कौन सा घटना सबसे अंत में हुआ। तो देखिए सारी घटनाएं ईसा पूर्व में है, तो जो जितना ही ईसा पूर्व कम रहेगा वह उतना ही नजदीक माना जाएगा, यानी अंत में माना जाएगा। तो सबसे अंत में कौन सा घटना है, तो सबसे यदि पुराना घटना देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये है 321 ईसा पूर्व में है। ईस्वी से भी 321 साल पहले, ये 297 साल पहले, और ये जो घटना है 305 साल पहले ईस्वी से भी। तो कौन सबसे नजदीक हुआ, अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ तेरी की, ये प्रश्न तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए। चलिए कुछ तो फायदा हुआ भाई, चीजें सुनते हैं और समझते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ, या किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो अभी अब जयप्रकाश नारायण से संबंधित जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें ही ये चीज पढ़े कि आजाद दस्ता जो है का स्थापना जो किया गया था, जो ये रही बात किनकी, तो जयप्रकाश नारायण। लगभग आज का पहला प्रश्न आप देखे थे, तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता। अब एक बात समझते हैं, और ये भी आपने समझा था 1942-43 में किया था, और असहयोग आंदोलन के दौरान, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, असहयोग आंदोलन कैसे मैं कह रहा हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, फिर ये असविनय आंदोलन लगा रहा हूँ मैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942-43 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा जीव जो है फिसल गया। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है यह आजाद दस्ता का स्थापना किया गया था 1942-43 में। इससे पहले के प्रश्न में हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा कर लिए हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि क्या है। आजाद दस्ता के बारे में थोड़ी सी चीजें दी गई है, तो इसे रीड करते हैं। ये आजाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में खोला गया था इस संगठन को, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। ये प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। कौन, आजाद दस्ता के जो सदस्य थे, जितने भी लोग। और हाँ, ये कहां पर, नेपाल में और राजबिलास जंगल में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम था जीवक। क्या नाम था भाई, जीवक। ओके, अब एक बात समझिएगा, ये बिंबिसार जो है कौन है, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हर्यक वंश में, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जो शुरुआती शासक रहे अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर आसीन हुए। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ओके, आइए, तो इनका जो चिकित्सक था उसका नाम क्या था, जीवक। अब जीवक के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। क्या, कौन था, जीवक था। वह सलावती नामक गणिका, बोले तो वेश्या का पुत्र था। कौन, जीवक। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनका चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने
तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। उज्जैन नरेश जो है प्रद्योत का इलाज किया। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है फिलहाल क्षिप्रा नदी के किनारे है। और हाँ, इससे पहले एक आप लोगों से प्रश्न कुछ पूछा गया था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई भारत रत्न की शुरुआत मैं बता देता हूँ। भारत रत्न की शुरुआत जो है हुई थी 1954 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यदि बात की जाए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। 1901 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। जैसा कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ओके, अब एक बात का जवाब तब तक और दे दीजिए। आप तब तक बताइएगा कि कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता जो है किस नदी के किनारे है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का तो वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला भी दिया था। ओके, अब इसके बारे में कुछ और भी चीजें पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा मुझे काम है, सॉरी। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी छोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तब तक का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।